मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश व्यास, विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, आज बालकों में होने वाली एक वृक्क व्याधि विशेष क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पर चर्चा करता हूँ। हमने विगत कक्षा जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पर ली थी, उसमें हमने देखा था कि किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, उसके ग्लोमेरुलस में जो विकृतियां आई थी, उसके कारण एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की स्थितियां बनी थी। और यह एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की यदि प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन बनती है और बार बार स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन ग्लोमेरुल को डैमेज करता है, तो लेटर ऑन यह क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की गंभीर अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यह एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की एडवांस अवस्था है जो रीनल फंक्शंस में इरिवर्सिबल इम्पेयरमेंट डेवलप कर देती है। यह प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज के रूप में डेवलप हो सकती है अथवा कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज जैसे एसएलई, ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, पॉली आर्टेराइटिस के कारण यह सेकेंडरी डिजीज के रूप में भी डेवलप हो सकती है। इसके प्रकारों की हम चर्चा करते हैं। इसके प्रकार और उनके सब टाइप्स इत्यादि अधिक है, इसलिए हम जरा ध्यान से गौर से सुनेंगे। इसके जो दो प्रकार बताए गए हैं, उनमें प्रथम है नॉन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और सेकंड है प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। प्रथम प्रकार नॉन प्रोलिफरेटिव के पुनः तीन प्रकार हैं। फर्स्ट, मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकंड फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और थर्ड है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इनमें परस्पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की दृष्टि से कुछ भेदात्मक जो बिंदु हैं उनका मैं परिचय देता हूँ। फर्स्ट, मिनिमल चेंज glomerulonephritis in which abnormal podocytes are seen on electron microscope। इसके मैनेजमेंट में सपोर्टिव केयर के साथ साथ प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड साथ में दिया जाता है, तो कुछ ही सप्ताहों में यह पूर्ण रूप से उपचारित हो सकता है। द्वितीय प्रकार फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इसमें जेनेटिक कॉजेज के कारण यह प्रकार डेवलप होता है। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ग्लोमेरुलाई के कुछ सेगमेंट्स अर्थात कुछ भागों में स्क्लेरोसिस डेवलप हो जाता है और यह प्राय नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। इसके उपचार में स्टेरॉइड्स की भूमिका नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप इसका उपचार अत्यंत कठिन हो जाता है और लगभग 50% पेशेंट्स रीनल फेल्योर की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तृतीय प्रकार मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इस प्रकार में ग्लोमेरुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी अत्यधिक थिकनिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो प्रकार है प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके पुनः चार प्रकार होते हैं। प्रथम प्रकार है IgA नेफ्रोपैथी। यह अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या GI ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के 24 आवर्स से 48 आवर्स के बाद उत्पन्न होता है। किडनी के मैट्रिक्स में IgA के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं और इसमें हेमीचूरिया भी होता है।
द्वितीय प्रकार है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके भी दो सब टाइप्स हैं। पहली सब टाइप है वेस्कुलाइटिक डिसऑर्डर्स, अर्थात यहाँ जो कैपिलरीज हैं उनमें पैथोलॉजीज उत्पन्न होती हैं। इसके भी दो सब टाइप हैं, वैगिनल ग्रेन्युलोमेटोसिस और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। वैगिनल ग्रेन्युलोमेटोसिस के अंतर्गत लंग्स, किडनीज और अन्य अंगों में वेस्कुलाइटिस की स्थिति देखने को मिलती है, जबकि माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में स्मॉल वेसल्स में वेस्कुलाइटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार के अर्थात रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो दूसरी सब टाइप है वह है गुड पॉस्चर सिंड्रोम। यह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें एंटी-जीबीएम एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। इसमें ग्लोमेरुलाई व लंग्स अफेक्टेड होते हैं, जिनके कारण क्रमशः हेमीच्यूरिया और हीमोप्टाइसिस डेवलप हो जाते हैं। इसके जो तृतीय प्रकार है वह है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यह इम्यून मीडिएटेड होने पर प्राइमरी रूप में तथा कुछ व्याधियां जैसे एसएलई, हेपेटाइटिस इत्यादि के कारण यह सेकेंडरी रूप से डेवलप होता है और यह असाध्य श्रेणी का माना जाता है और अंततः रीनल फेल्योर की ओर अग्रसर हो जाता है। चौथा प्रकार है पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कुछ दिनों के बाद तथा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन के कारण यह डेवलप होता है, जो कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट से 2-4 सप्ताह में संपूर्ण रूप से उपचारित हो जाता है। अब हम इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की चर्चा करते हैं। इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की अनवरत स्थिति, निरंतर स्थिति, जो कि रिपीटेड अटैक्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण प्राय देखने को मिलती है। इसके साथ ही अन्य जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, एसएलई, ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, पॉलीआर्टेराइटिस इत्यादि जो डिजीजेज हैं वो भी इसकी इटियोलॉजी बनाती हैं। पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत ये जो उपरोक्त इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इनके कारण ग्लोमेरुलाई की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें डिफ्यूज थिकनिंग हो जाती है, जिसके कारण ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस उत्पन्न हो जाता है। इस स्क्लेरोसिस की स्थिति में यहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कॉम्प्लीमेंट और फाइब्रिन डिपोजिट हो जाता है। साथ ही ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स में तथा वेस्कुलर चेंजेस भी यहाँ हो जाते हैं, जिनके कारण ग्रोसली ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो जाती है। इस ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे जनरलाइज्ड एडिमा, विशेष रूप से फेस, फीट इत्यादि में देखने को मिलती है। सीवियर हाइपरटेंशन, हेमीच्यूरिया, एनीमिया, नोक्चूरिया, बोन डिफॉर्मिटी, बोन में पेन और फेल्यूर टू थ्राइव। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम सबसे पहले जो पेशेंट, जो बच्चा है, उसका ऑब्जर्वेशन ठीक से करते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसका पता करते हैं। एडिमा के लेवल का इवैल्यूएशन करते हैं।
ब्लड प्रेशर मॉनिटर करके हाइपरटेंशन का इवैल्यूएशन करते हैं और ओलिगोरिया, हेमेचूरिया इत्यादि की स्थिति के लिए बालक से या उसके पेरेंट्स से हम अ, पता करते हैं। यूरिन एनालिसिस के अंतर्गत प्रोटीन 1+ से 2+ पाई जाती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कास्ट पाए जाते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन में ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया की स्थिति देखने को मिलती है। सीरम यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन के लेवल बढ़े हुए दिखते हैं। ओलिगोरिया यदि कंटिन्यू रहता है तो सीरम पोटेशियम और सीरम सोडियम के लेवल बढ़े हुए मिलते हैं। एक्सरे के अंतर्गत चूंकि यहाँ हाइपरवोलेमिया की स्थिति किडनी में होने के कारण यहाँ प्रोमिनेंट वेस्कुलर मार्किंग्स दिखाई देती हैं। थ्रोट स्वाब की एग्जामिन करने पर वहाँ स्ट्रेप्टोकोकस की उपस्थिति मिल सकती है। एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर जहाँ बढ़ा हुआ मिलता है तो सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल घटा हुआ मिलता है। इसका जो चिकित्सा प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसमें सर्वप्रथम जो डाइट हम जो देते हैं वह न्यूट्रिशियस तो होनी चाहिए, लेकिन लो सोडियम और प्रोटीन की सीमित मात्रा ही शामिल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ फ्लूइड इनटेक रेस्ट्रिक्टेड रहता है, क्योंकि ओलिगोरिया की स्थिति के कारण यहाँ मूत्र निर्माण के माध्यम से जल का निष्कासन कम हो पाता है, मूत्र निर्माण कम होता है। अतः अधिक मात्रा में लिया हुआ जो फ्लूइड है वह बॉडी में एक्यूमुलेट ही होता है और इडिमा की स्थिति को और अधिक गंभीर कर सकता है। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होता है, लेकिन स्टेरॉइड्स और जो अदर इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग्स होती हैं वही दी जाती हैं। साथ में मेडिसिन के अंतर्गत एंटीबायोटिक्स, यदि बैक्टीरिया है वहाँ पर तो एंटीबायोटिक्स का चुनाव किया जाता है और यथोचित मात्रा में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, चाहे वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन हो। साथ में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन और डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती है ताकि मूत्र निर्माण या मूत्र निष्कासन अधिक हो और इडिमा की स्थिति को जैसे तैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रबंधन के अंतर्गत हम अपथ्य का त्याग करवाते हैं और पौष्टिक जो आहार है उसके साथ में हम यथोचित मात्रा में जो चुनिंदा जो पथ्य होते हैं वह बालक को दिया जाता है। पर्याप्त बेड रेस्ट दिया जाता है, सीमित मात्रा में फ्लूइड इनटेक कराया जाता है। औषधियों के अंतर्गत हम पुनर्नवा की विभिन्न कल्पनाओं का चुनाव कर सकते हैं। जैसे नॉन डायबिटिक पर्सन है तो पुनर्नवा रिस्ट दे सकते हैं और पुनर्नवा अर्क, पुनर्नवा क्वाथ, पुनर्नवा स्टकवात, पुनर्नवा गुग्गुलू और इसके साथ में बॉक्सुर का अर्क है, मकोई का अर्क है, मूलिक क्षार है, यवक्षार है, तृण पंचमूल का क्वाथ है इत्यादि औषधियाँ हम रोग और रोगी के बलाबल को देखते हुए यथोचित मात्रा में उचित अनुपान के साथ में देते हैं। आज हम यहाँ क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की चर्चा संपूर्ण करते हैं। धन्यवाद।